कल कहाँ से बताया गया था? डिफरेंट टाइप के ग्लास डिफरेंट न्यू किया था डिफरेंट रियल लेटरल शिफ्ट यहाँ पर इसका लंबाई है बताना तो यहाँ पर बताया गया। अच्छा, ये हो गया था? लेटरल शिफ्ट एक्टिव फार्मूला लिखा नहीं लिखा है? नहीं। चलिए लिखिए। ओके बेटा, देखिए आपने कल लिखा था जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो उस अपने पास से क्या करेगी वो? डेविएट होती है। क्या करेंगे? डेविएट होती है। तो उस केस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे जो डेविएशन हो रहा है वो कितना होगा, मतलब कितना अपने ओरिजिनल पाथ से क्या कर जाता है वो शिफ्ट करेगा। उसी को एक टर्म देते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं उसे हम लोग? लेटरल शिफ्ट कहते हैं फिलहाल। तो लिख लीजिएगा अगला हेडिंग लगे लिख लो, लेटरल शिफ्ट ही लिख लो, लेटरल शिफ्ट। अब जरा समझना क्या होगा। सपोज दैट एक ग्रास स्लैब है बेटा, ये रेयर मीडियम है। दिस इज क्या? रेयर। ये मीडियम हमारा कैसा है? रेयर है। अगर लाइट इस पर इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल आपके हैं, तो नॉर्मल पे इंसिडेंट होगी तो इसमें क्या करेगा वो? बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। जो बेंडिंग होगी किधर होगी आपकी? टूवर्ड्स नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर जाता है, और जब बेंड करेगा तो आपका इस पोर्शन में पहुंचने के बाद फिर कल आपको बोला गया था कि फर्स्ट मीडियम जो सेकंड है और ये थर्ड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू अगर फर्स्ट से कैसे हो जाए आपका? इक्वल हो जाए। तो ये फिर आपकी इससे पैरेलली आपका बीम निकल जाता है। ठीक, यदि फर्स्ट इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्जेंट रे दोनों जो होती है उसके साथ पैरेलल हो जाती है। दोनों कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर इसको हम लोग जो फर्स्ट सर्कल इंसिडेंट रे था, अगर इसको आगे पास आउट कराया जाए सीधा सीधा इसको अगर हम लोग आगे ले जाते हैं तो उस केस में ये रे जो इंसिडेंट रे था और फाइनली इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में कैसे होती है? पैरेलल होती है। तो एट द पोजीशन ऑफ क्या इमर्जेंस, जिस पॉइंट पे वो इमर्ज आउट हो रहा है उस स्टैंड पे दोनों जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उनके बीच का जो क्या होगा? डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? लेटरल शिफ्ट। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल बेस पे डाल करें तो ये जो डिस्टेंस आपका होता है इसी को टर्म देते हैं लेटरल का क्या रहता है? शिफ्ट कहते हैं। ठीक, इसमें अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस आई है तो ये जो डेविएशन आपका यहाँ प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? जो डेविएशन है मतलब अपनी ओरिजिनल पाथ से जो इवेंट हुआ है, मतलब हाँ तो उस कंडीशन में जो डेविएशन आपका प्रोड्यूस होगा तो डेल्टा यहाँ डेल्टा की जो वैल्यू होगी ये आई माइनस आर क्या हो जाएगा? ये सरफेस पे डेल्टा की वैल्यू आई माइनस क्या हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाता है। इस पोजीशन पे जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा वो आई माइनस क्या हो गया? आर के इक्वल। लिखेगा बेटा, आई माइनस क्या हो जाएगा? आपका आर के इक्वल हो जाता है। तो ये तो डेविएशन आपका हो गया। अगर इसकी थिकनेस आपका सपोज दैट टी है, ठीक, क्या है? थिकनेस की वैल्यू अगर आपका कितनी है? टी है, तो उस केस में पूछा जाता है कि ये जो आपका यहाँ से शिफ्ट है, जैसे डेल्टा एल से था तो इसे दिखा लीजिए, इसी के लिए हम लोग लेटरल क्या शिफ्ट है। डायग्राम बना लीजिए तो बताएं। एबीसी नाम हाँ बेटा, एबीसी नाम
चलेगा? कोई फिक्स रहता नहीं है प्रकार का। टीम आ गई फिर से हो जाएगा। टीम एंट्री लेते रहते हैं, उन लोग को भी पैसा बनाना है। तो एंट्री चार्ज भी है? 3,000 हैं? 3,000 एक टीम का? जीतने वाले को क्या 3,000 का ऐसे सट्टा के 2,000 देते हैं। हारने के बाद एक बार खेल लेंगे, हारने के बाद एक बार फिर से री एंट्री लेंगे। और जो विनर होगा उसको 51,000। इतना टीम खिला देंगे, वो पता नहीं क्या लाख कमा लेंगे। बिना प्रॉफिट के कहाँ करेंगे। और डेली किसी न किसी को बुलाते रहते हैं, 3-4 लोग टीम में बुलाते हैं। चलिए ठीक है। बालों को कम कर लें, बाकी अपना गाना गाते रहें, क्या दिक्कत है? न विद्यालय प्रशासन बुद्धि है ना, तो हम हट पे पार ले जाके खेलना चाहिए इन लोगों को ही है। हाँ मैंने अरे जैसे भी करा सकता है, ऐसा थोड़ी है। चल लिखो बेटा, फिर आज कहानियाँ हैं होती रहेंगी। हैं अपना देश सब स्वतंत्र है। चलिए लिखिए लेटर शिफ्ट। ठीक है। when a day is incident when a day is incident on a glass slab then it is bent towards normal. Then it is bent towards normal. तो वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है? बेंड का जाता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक, लिखिए आगे। बेंड टुवर्ड्स क्या हो जाएगा बेटा? नॉर्मल। ठीक है। सो after emerging from glass slab, ठीक, जब ग्लास स्लैब से क्या करेगा आपका? इमर्ज करेगा। ठीक, इट इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ठीक, लिखिए आप। तो इंसिडेंट रे की क्या हो जाएगा आपका? पैरेलल होगा। लिखिए नेक्स्ट लाइन से लिखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the incident ray and the emergent ray perpendicular distance between the incident ray and the emergent ray is called lateral shift. Okay, lateral shift, which is given by रिलेशन। देखो थिकनेस हम लोगों ने बेटा मीडियम का टी लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू लिया है। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। ठीक, पहले सरफेस पे, और इंसिडेंट एंगल कितना है? इंसिडेंट एंगल कितना है? आई है। फर्स्ट सरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ आर है, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस कहलाता है आई हो। ठीक, इस्माली। तो फिलहाल यहाँ पे सरफेसेस पे जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है इसकी थिकनेस आपने देखो टी लिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू लिया है। तो बोला जाता है कितना शिफ्ट करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो शिफ्ट की जो वैल्यू होगी बेटा, एक तो थिकनेस आपने मीडियम यानी ग्लास स्लैब जो लिया है उसके थिकनेस पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेसेस पे,
उनकी वैल्यू या डेविएशन जो आपका प्रोड्यूस हो रहा है पहले सरफेस से उसके बराबर होगा। ठीक, तो लिखेंगे आप यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलता है कितना आपका शिफ्ट होगा, तो नीचे लिखिए लेटरल शिफ्ट इक्वल टू लेटरल जो आपका क्या होगा शिफ्ट की वैल्यू होगी टी सेक आर इंटू साइन डेल्टा, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है आई माइनस आर के बराबर, यही होगा लेटरल शिफ्ट की वैल्यू जो मिल जाएगी टी सेक आर साइन आई माइनस कितना आर के बराबर हो जाता है। ठीक, डेल्टा की वैल्यू हमारी आई माइनस कितना है आर के बराबर है, तो उसी को हम लोग अगर सब पुट कर लेंगे वहाँ पे तो वैल्यू आई माइनस आर के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। तो इसी को कहते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। क्या म्यू का रूल है, म्यू की वजह से ही आपके वहाँ डेविएशन हो रहा है ना, अगर म्यू की चेंज नहीं होता डेविएशन नहीं होता, इनडायरेक्टली डायरेक्ट फार्मूले में नहीं है बट उसी वजह से तो आपका डेविएट हो रहा है। तो म्यू जितना ज़्यादा होगा डेविएशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा होगा शिफ्ट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक हो गया, तो ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। दूसरा होता है बेटा हमारा क्या नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी रे आके किसी स्लैब पे किसी मीडियम पे इंसिडेंट करेगी, तो अगर वो मीडियम की वजह से जो रे आपकी वहाँ से फाइनली इमर्ज आउट हो रही है, जिस पोजीशन पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो, और जहाँ से वो अपीयर हो रही आती हुई, ठीक, उन दोनों का जो आपका क्या होगा डिफरेंस होगा, उसी को हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। क्या कहेंगे उसे नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लिखेंगे, ये समझ गया बेटा लेटरल शिफ्ट का मतलब अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये सीधी पास आउट हो जाती है। ठीक, इस मीडियम की वजह से ये रेडिएट होकर अपने इस पाथ को फॉलो कर रही है। इसका इमर्जेंट पॉइंट पे जहाँ से इमर्ज कर रहा है, इमर्जिंग पॉइंट पे जो इन दोनों रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इन दोनों के रे के बीच का जो क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी को हम लोग कह लेते हैं कौन सा लेटरल शिफ्ट कह लेते हैं। मतलब इंसिडेंट रे और फाइनली इमर्जेंट रे के बीच का एट द पोजीशन ऑफ इमर्जेंस, ठीक, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों रे के बीच की है उसी को आप कह लेते हो लेटरल शिफ्ट कह लेते हैं। ठीक, डायग्राम बन गया था, नोट कर लिया। दूसरा लिखेंगे बेटा नॉर्मल शिफ्ट। अब नॉर्मल में जरा देखो, नॉर्मल शिफ्ट आपका जब हम लोग बात करते हैं बेटा नॉर्मल शिफ्ट के लिए, ठीक, तो उस कंडीशन में कैसे नॉर्मल शिफ्ट को डिटरमाइन करेंगे पहले उसको देख लीजिए, फिर आप वैल्यू देख लीजिएगा। अगर कोई ग्लास स्लैब है या कोई भी मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से डिफरेंट है, हिमालय का एक्सिस ले लिया, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपने को रखा, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आपकी जा रही है, अगर ये यहाँ से लाइट हमारे एक इंसिडेंट कराई है, तो इस सरफेस पे लाइट बेटा आपके इंसिडेंट होगा, इस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद ये चूंकि ये रेयर है, कैसा है ये रेयर मीडियम में रखा गया है और ये डेंसर है, डेंसर मीडियम है, तो जब जाके इंसिडेंट होगा बेटा तो टूवर्ड्स नॉर्मल क्या करता है वो बेंड करेगा, तो ये बेंड करेगा यहाँ से डायग्राम थोड़ा सा डेंस में जाएगा, ये नॉर्मल की तरफ क्या करेगा बेंड करेगा, एंगल जो होगा यहाँ पे उस एंगल की वैल्यू इंसिडेंस वाले से घट जाती है। तो क्लियर बनाइएगा जो है पीछे ले जाओ, ऐसे
जहाँ पे बेस पर एक्सेस को क्या करेंगे, कट करेंगे। ओरिजिनल जो पोजीशन आपने रखा था और ये जो आपका एपेरेंट पोजीशन है, इनके बीच का जो ये सेपरेशन होता है इसे नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं बेटा। क्या नाम देंगे इसे आप? नॉर्मल शिफ्ट। इसे नोन एज नॉर्मल शिफ्ट। इसी को हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल शिफ्ट होगा, ठीक है। इसे क्या कहेंगे आप? नॉर्मल शिफ्ट। यहाँ पे भी अगर थिकनेस आपका टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू है, ठीक, तो उस केस में जो नॉर्मल शिफ्ट हम दिखाएंगे, अगर मटेरियल टी है, इनके बीच नॉर्मल शिफ्ट मान लो आपने एक से दिखा दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू है। देखो नॉर्मल शिफ्ट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके बेटा, तो इसी को हम लोग टर्म देते हैं क्या? नॉर्मल शिफ्ट कह लेते हैं, ठीक। मतलब नॉर्मली कितना डिस्टेंस हो आपका ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो रहा है उसे हम लोग कह लेते हैं नॉर्मल। वहाँ पे लेटरली पोजीशन शिफ्ट हो रहा था इसलिए वहाँ लेटरल कहते हैं, ठीक। यहाँ नॉर्मली शिफ्टिंग हो रही थी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्मल शिफ्ट कह लेंगे। तो ये दोनों में अंतर हो जाता है, नॉर्मल शिफ्ट और लेटरल शिफ्ट में क्या होगा, ठीक। नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ बेटा देख लीजिए फार्मूला क्या बनेगा, लिख लीजिएगा। नॉर्मल शिफ्ट नॉर्मल शिफ्ट एक्स लिखा है, एक्स की वैल्यू 1 - 1/μ × t। नॉर्मल शिफ्ट जो होता है वैल्यू जो रहेगी 1 - 1/μ × t। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू उतनी क्या ज़्यादा या कम? सोच लीजिए सर, क्या सर? अगर मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा। और लोग अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल है उसका ज़्यादा हो, लार्ज हो, तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू लार्ज होगी या स्मॉल होगी? नॉर्मल शिफ्ट कम हो जाएगा, नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम? कम या ज़्यादा? ज़्यादा तो ज़्यादा, ज़्यादा तो ज़्यादा, कम तो कम। अच्छा ज़्यादा रहेगा तो कम होगा, हाँ उसका ज़्यादा रहेगा मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पक्का है। और लोग चलो देखो भैया, अरे यार 1 - 1/μ है ना, अगर इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो ये वैल्यू कम आएगी 1/μ की वैल्यू, और जब 1/μ की वैल्यू कम आएगी तो डिफरेंस 1 - 1/μ क्या आएगा? ज़्यादा। और जब ज़्यादा आएगा तो टी में ज़्यादा से मल्टीप्लाई करेगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक, वैल्यू ऑफ नॉर्मल शिफ्ट इंक्रीजेस। नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू, अरे भाई देखो ऐसा समझो, एक एग्जाम्पल ले, मान लो की वैल्यू हमने पहले 2 लिया या 1.5 लिया, तो 1 - 1/1.5 आया, बाद में हमने इसको 2 ले लिया, ठीक, तो 1 - 1/2 आएगा ना, अब बाद में मान लो 3 ले लिया तो 1/1 आएगा। तो जैसे जैसे इसकी वैल्यू इसकी बढ़ाओगे तो इसका रेशियो घटेगा, और ये घटेगा तो इसका डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो नॉर्मल शिफ्ट
देखिए अनइंक्रीजिंग refractive index unencasing refractive index unencasing refractive index of the unencasing refractive index of the medium, the value of normal shift increases नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू क्या करती है आपकी इंक्रीज कर जाती है। ठीक, आगे लिखेंगे ऑप्टिकल पाथ। इसके बाद ऑप्टिकल पाथ चलो कुछ याद है क्या होता है ऑप्टिकल पाथ? ऑप्टिकल पाथ पढ़ा होगा, सुना होगा। ऑप्टिकल पाथ कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। नहीं, वो तो अलग है, ऑप्टिकल फाइबर वो अलग चीज़ है। ऑप्टिकल फाइबर TIR पे काम करता है, ऑप्टिकल पाथ बोला जा रहा है। ऑप्टिकल पाथ सुना है नहीं? क्या सुना, कुछ याद ही नहीं रहा। ऑप्टिकल पाथ बोलो, देखो ऑप्टिकल पाथ होता है बेटा द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन सेम टाइम इंटरवल। ठीक, इन सेम टाइम इंटरवल इन विच लाइट कवर्स क्या गिवन डिस्टेंसेज इन मीडियम। मतलब जैसे मान लो आप ऐसे देखिए, एक टी थिकनेस का हमने एक स्लैब रखा, इसकी थिकनेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है। लाइट आई यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये यहाँ से इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लाइट के कारण कुछ टाइम लगेगा ना, तो जो टाइम लगा यहाँ पे चलो तो जो टाइम यहाँ से यहाँ तक उसको लगा, उतने ही टाइम में लाइट जो है वो वैक्यूम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उससे ज़्यादा, वो उसका ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। उससे ज़्यादा। ठीक, जैसे सेकंड में हम D दिखा देते हैं। अगर यहाँ D थिकनेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू है, ठीक, उस कंडीशन में यहाँ पे उतने टाइम में जो क्रॉस करने में जो टाइम रहेगा, तो टाइम टेकन T की जो वैल्यू होगी ये D/B होगा ना। ठीक, D/ क्या होगा B। यहाँ पे टाइम टेकन अगर D डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम टेकन हो जाएगा टाइम टेकन, तो T की जो वैल्यू होगी टाइम टेकन T बराबर दूरी बटे वेलोसिटी आपकी होगी। वेलोसिटी जो लाइट की होती है वो आपका होता है C/म्यू, म्यू ऊपर हो जाएगा तो म्यू इंटू D/C। ठीक, इतना दूरी क्या इतना टाइम लगता है उसे डिस्टेंस कवर करने में। अगर हमें ऑप्टिकल पाथ निकालना हो थोड़ा तो उतने ही टाइम में लाइट वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसे उसका ऑप्टिकल पाथ कहेंगे। तो ऑप्टिकल पाथ जब निकालोगे ऑप्टिकल पाथ जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ऑप्टिकल पाथ जो है वो क्या है आपका, ठीक, यहाँ पे निकालेंगे x मान लो, ऑप्टिकल पाथ x की वैल्यू हो जाएगी C/T। C/T की वैल्यू कितना है म्यू D/C। देखो C कट गया तो ऑप्टिकल पाथ x की वैल्यू म्यू इंटू D हो गया। यानी कि किसी मीडियम में लाइट को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है उतने ही टाइम में लाइट जो वैक्यूम में जितना डिस्टेंस एयर है वैक्यूम में कवर करेगा वो उसका एक ऑप्टिकल पाथ कहलाएगा। ऑप्टिकल पाथ की जो वैल्यू होगी वो म्यू टाइम ऑफ क्या किसका थिकनेस ऑफ द मीडियम होता है। जितना आपकी थिकनेस है मीडियम का उसका कितने गुना हो जाएगा म्यू टाइम्स हो जाता है। तो म्यू इंटू आप क्या किसके जो थिकनेस आपका मीडियम का है उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक, अब हम लोग D लिया तो DX लेंगे तो X। लिखेंगे एक्सप्लेन करेंगे। लिखिए आपके पास डिफाइन कर लो। इट इज़ द डिस्टेंस, आपके पास में डिफाइन भी कर लीजिए। इट इज़ द डिस्टेंस
traveled by, it is the distance traveled by light, it is the distance traveled by light in vacuum, it is the distance traveled by light in vacuum in the same time, distance traveled by light in vacuum in the same time in which it travel a given path length in a medium, it travel a given path length in medium, given path length in medium। यहाँ से अब जब लाइन में लिखे तो पूरा लिखिएगा, टाइम टेकिंग by light to cross thickness B of medium। ठीक, तो कितना थिकनेस क्रॉस करेगा इसके बीच में आप यहाँ से दिखा देंगे। ठीक, हो गया। उल्टा बुझा है क्या? सब बंद हो जाएगा। ये तो प्रॉब्लम है, फिर लाइट कम हो जाता है। चलिए, ट्यूबलाइट की क्या कहानी है? कनेक्शन गड़बड़ हो गया ना। चलो, इसे ऑप्टिकल पाथ लेंथ कहते हैं। एक क्वेश्चन कर लीजिए। लाइट इज enters in a medium normally having refractive index refractive 1.5 and thickness of the medium is 5 meter thickness of the medium is 5 meter लिखिएगा। then determine equivalent या ऑप्टिकल पाथ से निकालो। then determine optical path covered by light जो लाइट होगा उसके द्वारा ऑप्टिकल पाथ कितना कवर करेगा। लाइट के द्वारा ऑप्टिकल पाथ कितना कवर किया जाएगा उसकी वैल्यू आपको निकालना। और कुछ 7.5 Yes.
इसी को बदल के क्या पूछा जा सकता है, बदल के राउंड में देते बेटा, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज स्मार्ट लाइट की वेलोसिटी मीडियम में दे देंगे और जो मीडियम का थिकनेस है वो दिया रहेगा, मतलब पूछेंगे फाइंड ऑप्टिकल पाथ, एक उस पर भी कर लीजिए, एक बी कर लो, लिखिएगा इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज, सर जी बी लिखिएगा इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज 1.5 into 10 to power 8 meter per second. If velocity of light in medium is 1.5 into 10 to power 8 meter per second, 1.5 into 10 to power 8 meter per second, and thickness of medium is 50 meter, 50 50 meter, then determine optical path length and refractive index of the medium, ऑप्टिकल पाथ लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। पचास हो गए, 250 लीटर से 50 मिनट। होंगे बेटा, कितना है? म्यू 2 डिस्टेंस 50 लीटर ऑप्टिकल पाथ। म्यू की वैल्यू तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ 50 और टोटल पहले कितना दिया था? 50 पहले भी था, 50 बाद में ही रह गया। डिस्टेंस थिकनेस दिया है, थिकनेस कितना था? थिकनेस 50 सिर्फ 50 ऑप्टिकल पाथ लेंथ भी 50 है। जैसे थिकनेस आपने दिया है और पाथ हमने बताया है, दोनों सेम कैसे हो सकता ऑप्टिकल है? पाथ भी डिटरमाइन करना है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमाइन करना है, उसका लेंथ क्या है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ फाइंड करना है ना, तो वो भी बता रहे 50 आया है। मेरा 50 है। ये अलग है, अलग क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट पे। किसकी वैल्यू बेटा कितना आया है? हाँ, और 0.200 आ गया। जितनी बार लगाओगे उतनी बार अलग लगाएगा। आप लोगों का कितना है ऑप्टिकल पाथ लेंथ? हाँ जी, अच्छा ये बताओ जी, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम हो सकता है क्या?
जाते लोग, बेहोश हो जाते हो। अभी सीधा म्यू दे दिया था, मल्टीप्लाई करके सीधा बता दिया था, थोड़ा सा केवल चेंज कर दिया, सब कहानी गड़बड़ हो गई। देखो मतलब दिमाग नहीं खर्च करते हैं। हाँ, सीधा पैटर्न से मिल गया तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपने लिखा था बेटा म्यू बराबर सी बराबर बी बराबर होता है सी बाई म्यू, होता है ना? तो म्यू बराबर सी बाई बी नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। सी की वैल्यू होता है 3 × 10 की पावर कितना 8 और बी की वैल्यू है 1.5 × 10 की पावर 8। एक पावर गया, इसका डिवाइड करोगे तो 2 टाइम आ गया, म्यू की वैल्यू 2 हो गई। और ऑप्टिकल पाथ के लिए आपको फार्मूला क्या पढ़ा था? ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू x की वैल्यू c × t होता है, ठीक? तो c × कितना t। और दूसरा चीज हम लोग यहाँ से देखो काटे, यही म्यू × d के बराबर हो गया। यही बराबर क्या होता है म्यू × d के बराबर। और म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है 2 और d की वैल्यू 50 का 2 से गुणा करें तो कितना आता है 100। अभी तो कुछ और आ रहा था, इतने तो करना था, खाली यहाँ म्यू निकाल लेना था पहले जी। हाँ ले आओ क्या क्या निकाला। अरे कोई बात नहीं, गलत हुआ नहीं होगा ना, क्या कह रहे हैं? आपको मीडियम में वेलोसिटी दी है ना, इन्होंने भी लगाया दूसरा वाला पैटर्न बदल। इन्होंने क्या लगाया कि पहले निकाल लिया टाइम कितना लगेगा उसको क्रॉस करने का, वहाँ से भी दिया टाइम निकाल कितना है, बस 4 मिनट टाइम डाल आएगा, वहाँ से भी आएगा अगर आप सही लगाओगे तो। आपने कहीं से कैलकुलेशन गड़बड़ किया था भाई, वहाँ से भी आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन टाइम क्या रहेगा आपको जो सीधा सीधा था उसको वहाँ क्या लगाओगे, ठीक सर जी सर जी, क्या कष्ट है? कष्ट नहीं है, ऑप्टिकल पाथ हमेशा ज़्यादा होगा जी ऑलवेज भाई, आपको पानी में दौड़ाया जाए तो उतने समय में हवा में ज़्यादा दौड़ोगे ना, हैं? तो ऐसे मान लो यार, मीडियम में उतने टाइम में डिस्टेंस कवर्ड, और जो आपका क्या है वैक्यूम में डिस्टेंस कवर्ड है, तो वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा उतने टाइम में जितने मीडियम में आपने डिस्टेंस कवर किया है तो उससे ज़्यादा ही रहेगा ना, उसे कह लेते बेटा आपका पाथ। चलिए ये हो गया, समझ गए आप? नेक्स्ट लिखें आया जी, हाँ कि हूँ, आ गया सबको आप लोग भैया? बुझे कि बुझे? हाँ खड़े हो जाओ, समझे कि नहीं? क्या चीज़ बेटा? जैसे आपको दिया गया था कि मीडियम जो दिया गया है उसमें लाइट की वेलोसिटी दी गई है, ठीक? मीडियम में लाइट की वेलोसिटी दी गई है, और जो वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी आपका फिक्स है 3 × 10⁸ हम लोग लेते हैं, ठीक? तो उस डाटा जो दिया गया है, क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, इसलिए मीडियम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वेलोसिटी वैक्यूम में अपॉन उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक? ये 9th से ही पढ़ते आ रहे 9th से, ठीक? तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ से म्यू निकाल लिया हमने, म्यू बराबर c बाई बी, इसको इधर ले आया, ये नीचे आ गया तो c बाई बी हो गया। c की वैल्यू 3 × 10⁸ है, b की वैल्यू 1.5 × 10⁸ था, तो 10⁸ 8 बन गया, 3 में 1.5 से डिवाइड किया तो 2 आ गया। तो यानी कि हमने उस मीडियम का उस डाटा से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया, मिल गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया तो आपके पास का फार्मूला हमने लिखा था म्यू × d और एक था c × t, इन्होंने c × t वाला यूज करके पहले लगाना शुरू किया, तभी आंसर आएगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक? तो म्यू × d हमने म्यू × d निकाल लिया है, तो म्यू × d कर लेंगे तो ऑप्टिकल पाथ है c वैल्यू होगी 80 और ये
डी के बराबर क्यों का मान तो निकाल चुके हैं, डी का मान 50 है, तो ये क्या हो गया 2 × 50 बराबर 100 मीटर। ठीक, अब समझे? बैठिए, जब ना आया करे तो पूछ लिया करिए, ठीक है साहब लोग, नहीं तो फिर जितने पर रहेंगे वहीं रह जाएंगे, यार क्या मतलब निकलेगा फिर। ठीक, तो अगर ना समझ में आया करे तो पूछ लिया करिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि समझिए ही नहीं, हर बार खाली पूछिए ही। तो ट्राई करिए पहले बार में क्या हो, समझ में आ जाए, नहीं आए तब पूछा करिए। हाँ, हो गया? अगला देखिए TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खूब पढ़ा होगा ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, खूब पढ़ा है। चलिए पहले आप ही बता दीजिए, खूब पढ़े TIR फेनोमेना शो करने के लिए जो रे होती है वो रेयर मीडियम से डेंसर में जानी चाहिए कि डेंसर से रेयर में जाना चाहिए कि रेयर से रेयर में कि डेंसर से डेंसर में। दूसरा क्या था? डेंसर से रेयर। बैठे, पहला तो क्वेश्चन यही हो गया बेटा, कोई भी लाइट रे TIR तभी शो करेगा जब रे डेंसर मीडियम से रेयर में इंटर करती है, यानी ऐसे इंटरफेस पे आके इंसिडेंट होती है जहाँ पे लाइट डेंसर से आ रही है और रेयर वाले इंटरफेस पे इंटर करती है। ठीक, तब उस कंडीशन में वो TIR शो कर सकता है। अब करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा क्या, उनके किस पे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो या कह लो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक, तो कैसे होता है सुन लो, आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ा, कितने होते पढ़ा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहीं भी पढ़ा हुआ हर जगह पढ़ा है। अगर इस चैप्टर में जब संजीव लोगों ने पढ़ाया अपने स्कूल में, आप लोग उपस्थित रहे होंगे, पहला क्वेश्चन तो यही है, उपस्थित थे या नहीं, है ना? दूसरा थे, तब आप ध्यान से पढ़े कि नहीं, ठीक, फिर रिवाइज किए कि नहीं, फिर याद रहा कि नहीं, कई कारण है ना। तो बहुत अच्छे से पढ़े और उसके बाद छुट्टी में से भुला दिए, कहीं अब काम खत्म हो गया है ना। काहे बायोलॉजी दोस्त बनाते हो यार? दोस्त नहीं बनाते, देखो सबको बायोलॉजी ज़्यादा आता है। नहीं आता है। लो ये कैसे कैसे नहीं आता है? इनको छोड़ के कोई 50 क्वेश्चन सही कर दे, हैं? इनको छोड़ के कोई 50 क्वेश्चन सही कर दे 90 में हाँ। क्लास में, चाहे तो अगली बार टेस्ट में तुम लोग 70 कम से कम सही करना बायोलॉजी में, है ना? ठीक, हमारी तरफ से तो मैं 90 में, हैं? कोई 70 कर दे, मैं 90 सही कर दूंगा। क्या करें? कोई 70 कर दे, मैं 90 सही। तो अच्छी बात है ना? 100 90 के 180 में 180 सही करिए, है ना? हम कहाँ बार हम 70 प्लस करने का प्रयास करेंगे, इससे पार्टी लेने के लिए पार्टी करेंगे। अच्छा, आपको पार्टी देंगे अगर आप 17 बायोलॉजी में लाओगे, सही? हाँ, अच्छा चलिए ठीक, तो अच्छी बात है ना। ये करेंगे हाँ पार्टी वो देंगे, आप करेंगे, सही। अगर कर लेंगे। हाँ तब चलिए ठीक। चलो ये आप लोग को कुछ ऐसे चैलेंज लगाइए कि जिससे थोड़ा सा नंबर क्या करें, नंबर नहीं अकल बढ़ेगा, तो नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए जिस दिन जो लोग 650 लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, है ना? 650, है ना जी? ठीक, हाँ ये इनाम तो इनाम होता है यार, क्या रहेगा उससे क्या मतलब है? ठीक, इनाम क्या होगा इससे मतलब नहीं है, इनाम तो इनाम होता है। ठीक है, बायो में 335 आया, 90 में 85 से। हाँ तो अच्छी बात है, ये तो बाकी में बढ़ा लें, है ना? किए नहीं बताता। चलिए, हाँ क्या हो गया? बायो नहीं करते हैं, क्यों? बुखार गिर जाता है। ये कौन सी बड़ी बात कमा रहे हैं? मतलब तुम लोग इतने दिन से अभी हिंदी से इंग्लिश में बदल नहीं पाए?
जाके पहले और उसे सेमेस्टर से शामिल करना शुरू हो जाएगा, तब से सुधर जाओगे। ठीक, इतना दिन से समझाया जा रहा है, हिंदी पढ़ लो यार, पता नहीं क्या है, उससे अच्छा संस्कृत ले लो। हाँ, संस्कृत से ग्रेजुएशन कर लेते संस्कृत से ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर ले, पीजी कर ले, उसके बाद राम मंदिर में आपको भी अप्लाई करिएगा, है ना। भगवान का भी पूजा भी होगा और पैसे भी मिलेंगे, ये तो बढ़िया ऑप्शन हो गया ना। पहले तो होता था पीढ़ी दर पीढ़ी वाले करते थे, जो पंडित जी थे उनके जो भी हैं। अभी क्या है, आप वहाँ भी कंपटीशन दीजिए, आप योग्य बनिए, है ना, अपनी योग्यता दिखाइए, वहाँ भी तो ऑप्शन मिल गए तो है, अच्छी बात है ना। हैं? हाँ, कोई बोलता नहीं है, अच्छी बात है ना। ठीक, लैंग्वेज अपना बदल लीजिए बेटा, ठीक है, क्योंकि बिना इंग्लिश के फिर आगे नहीं कल्याण होगा। इधर कहीं से किसी तरह धक्का मार के निकल भी गए तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे पहले तो यहीं पर सबसे बड़ा बैरियर है, अगर आप तोड़ उड़ के निकल भी गए तो फिर वहाँ जाकर बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक, और फिर वहाँ क्या, यहाँ तो आपको कोई कमेंट करने वाला नहीं है, वहाँ 13 तो कमेंट करने वाले भी रहेंगे, कहेंगे कि लगता है नकल वकल मार के आ गया क्या, हाँ। ठीक, इसलिए अभी भी वक्त है ना देवी जी। हाँ, क्योंकि बायोलॉजी में ही लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आपको बायोलॉजी ही जाके आगे पढ़ना है फिर। ठीक, तो वही गड़बड़ रहेगा तो क्या करोगे फिर। चलिए देखिए, तो कंडीशन एक से आपको पता चला टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो DIR के लिए क्या होता है समझने की बेटा, ये हमारा डेंसर मीडियम है, कैसे है, डेंसर है, और ये वाला हमारा कैसा बेटा, रेयर है। डेंसर से आप रेयर में जब इंटर करेंगे तभी DIR फिनोमेना शो करेगा, लाइट कमिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग एंगल के लिए दे, मान लो आपने एक एंगल लिया स्मॉल एंगल आप खींच रहे, जब भी ये क्योंकि डेंसर मीडियम, ये डेंसर से रेयर में जाता है तो नॉर्मल से क्या करेगा, दूर जाएगा, नॉर्मल से क्या करेगा, वो दूर जाएगा। ठीक, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था बेटा, और एंगल ऑफ इमर्जेंस आ है या रिफ्रैक्शन आ है। हमने इस एंगल को, इंसिडेंस एंगल को थोड़ा सा और इंक्रीज किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया आपने, और इंक्रीज किया। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को आप और इंक्रीज करेंगे, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू को और इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ समय बाद 90 पा जाएगा। इसकी जो वैल्यू और थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे, हम लोग इतना इंक्रीज किए कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो 90 हो जाए। कितना हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ के 90 डिग्री हो जाए। एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इसी को हम लोग थीटा सी या सी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम विल बी 90 डिग्री आर कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक, क्रांतिक कोड आपने पढ़ा होगा, हिंदी वालों ने क्रांतिक कोड पढ़ा होगा। द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम विल बी कितना, 90 डिग्री, इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो उससे नाम क्या देते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोड। अब कंडीशन क्या होता है, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्या, क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हम और बढ़ा दें तो रे फिर उसी मीडियम में क्या करती है, रिटर्न बैक हो जाती है, सेम मीडियम में वापस आ जाएगी। ये अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी थीटा सी से ग्रेटर है, आई की वैल्यू ग्रेटर देन कितना हो, थीटा सी, तो रे फिर से रिटर्न बैक हो जाती है। जब सेम मीडियम में रिटर्न बैक हो जाएगी, उसी फिनोमेना को टर्म देते हैं क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इफ लाइट कमिंग इन डेंसर मीडियम फ्रॉम डेंसर मीडियम एंड क्या आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न टू द सेम मीडियम, ठीक, देन द फिनोमेना इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, थीटा सी, क्रिटिकल एंगल थीटा सी या सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए DIR या फिनोमेना शो करने के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू होनी चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिए तब बोले जी सर। जैसे पानी देखने पे हम लोग ऐसे थोड़ा सा देखते तो ऐसे आँख में वो आता, वो किसका कारण है, वो भी DIR, लाइट आई
वहाँ से टकराई, पानी से टकराई की जो कंडीशन होता है दो चीज़ें होती है ना, जैसे कंडीशन वहाँ उसके गिरने की वजह से होता है कि जो अंदर से लाइट अंदर से रेडिएशन जो आती है उसकी वजह से होता है। जो ऊपर से गिरा उससे हमें कोई मतलब वो इंटर की, वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुई, जैसे एक फेस पे आती है ना तो फिर जाएगी अंदर, वहाँ से क्या करेगा, रिटर्न बैक होगा, फिर से आके फिर इमर्ज आउट होता है, वो आप पे पड़ता है। ऊपर वाले से हमको हमारे मीडियम डायरेक्ट नहीं आपके वहाँ, वो जो क्या हुआ था रिफ्रैक्शन के थ्रू अंदर गया था, वो फिर बॉटम से जो टकरा के वापस से नीचे वाले लेयर से टकरा के वापस TIR फेनोमेना के थ्रू आ रही है, वो हमको पहले हमसे ही गलती होती थी, हम समझते थे कि रेयर से डेंसर में जा रहा है। इस केस में लिखिएगा when a ray of light goes from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, ठीक है। it went away, तो नामन से क्या हो रहा है, it went away from the normal, it went away from the normal से क्या हो गया आपका, away from the normal। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे the minimum angle of incidence in denser medium, the minimum angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium, becomes 90 degree, angle of refraction in rarer medium becomes 90 degree, refraction in rarer medium becomes कितना 90 degree, becomes 90 degree is called क्या, critical angle, is called critical angle for that pair of medium, is called critical angle for that pair of medium, हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे when angle of incidence in denser medium, is greater than critical angle, then light ray comes back into the same medium, after reflection from interface, देखिएगा this phenomena is called total internal reflection, this phenomena is called total internal reflection, तो उस फेनोमेना को हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। और अगर आपको निकालना है बेटा कैसे होगा तो म्यू बराबर 1/sin θc होता है, ठीक। लिख लीजिए म्यू इक्वल टू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें आप रिलेट करेंगे, ऐसे निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर इस केस में हम लोग θc की वैल्यू निकालना है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मान लो हमारा म्यू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप लिखते हो क्या, यहाँ से जब देखें तो म्यू
इंटू साइन क्या थीटा सी इक्वल टू μ2, इसको μ1 ले लो, इंटू क्या साइन आर। μ1 की वैल्यू म्यू लिया है और साइन थीटा सी की वैल्यू थीटा सी हो गया। μ2 की वैल्यू 1 है और साइन आर की वैल्यू साइन कितना है, इस मीडियम में आर कितना है 90 डिग्री। यहाँ से निकालेंगे तो साइन थीटा सी की वैल्यू जो हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू 1 हो गई इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन कितना म्यू, या थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे या म्यू की वैल्यू निकालोगे तो आर म्यू इक्वल टू 1 अपॉन कितना साइन थीटा सी। ठीक, और साइन थीटा सी निकालना चाहते हैं और थीटा सी निकालेंगे तो साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू क्या हो जाएगा बराबर से। तो यहाँ से जो भी वैल्यू में डिटरमाइन करनी होती है वो निकल जाता है। हो जाएगा बेटा। चलिए, तो ये केस हो गया, यहाँ से रिप्रेजेंट करते तो बेटा सर आ गए हैं। तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेते हैं कितना होगा कैसे होगा। अब आगे क्या डालिएगा फिर और कल करवाते हैं। ठीक, इसका टॉपिक चेंज करा दीजिए, किसका फिजिक्स की, मतलब सारे सब्जेक्ट, क्योंकि बायो में रिपीट हो रहा है, बस फिजिक्स में चेंज हो रहा है। केमिस्ट्री एक चैप्टर पढ़ाया नहीं गया है, इससे मुझे टॉपिक चेंज किया है, कोई दूसरा टॉपिक। हम देखते हैं कि नहीं, फिजिक्स तो पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे मतलब मैं सोच रहा था कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन तो पीछे वाला यूनिट जो दिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद में मैग्नेटिज्म वगैरह था, उसको दे देना चाहिए था। 3 चैप्टर मिला के 3-4 चैप्टर मिला के दे देते, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक तक हुआ था पिछले में। इलेक्ट्रोस्टैटिक हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी आगे दे दे 2-3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी बची हुई है, मैग्नेटिज्म बचा हुआ पूरा। दो मिला के अच्छा खासा वहाँ से स्कोर भी होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उसमें मिला दें, फिजिक्स में कर दें, और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का टोटल मिला दें, टोटल फिजिकल कर दें। हाँ, जैसे कि ग्रेविटेशन जो पेपर जैसे है ना, कि जो पेपर अवेलेबल होगा, ठीक है, उससे अकॉर्डिंग फिलहाल हम देखेंगे वो कौन सा है नहीं है, तो उससे अकॉर्डिंग फिर होगा। ठीक, मतलब एक बार आप बोल दीजिए कि